चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड है फिजिक्स से, और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस को जब वो रुके हो। ठीक है, तो चार्जेस होते क्या हैं? चार्ज जो है वो मैटर की प्रॉपर्टी है जिससे दो मैटर या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपल करता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो सारे के सारे जो है वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अब कोई चार्ज पॉजिटिव कब होता है? जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। कौन सा चार्ज नेगेटिव होता है? जिसमें ऐसा सब्सटेंस जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? ज्यादा हो। अच्छा, ये हमने पढ़ा हुआ है कि सिमिलर चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल करते हैं किसी फोर्स से। सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं आपस में एक दूसरे को, और अपोजिट चार्जेस जो है क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अट्रैक्ट करेंगे तो किसी फोर्स से करेंगे और रिपल करेंगे तो भी किसी फोर्स से करेंगे। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है कितना होगा? हम बोलेंगे दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स से कर रहे हैं ये नहीं पता। दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से कर रहे हैं ये नहीं पता। ठीक है, तो ये बताया किसने? ये बताया कूलम ने। दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो किसने बताया? कूलम ने बताया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कूलम लॉ। ठीक है, तो उसने बताया कि दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो उतनी ज्यादा होगी जितनी बड़ी वैल्यू आएगी दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने से, और दो चार्ज के दरमियान में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। मतलब दो चार्ज के दरमियान में जितना ज्यादा फासला होगा उसके स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो कूलम लॉ से हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी ड्राइव हो चुका है, वो है F = K Q1 Q2 R²। Q1 पहला चार्ज है और Q2 दूसरा चार्ज है, और R क्या है? दो चार्ज के दरमियान का फासला है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब K क्या है? K का नाम है कूलम्स कांस्टेंट, और जो कूलम्स कांस्टेंट होता है वो डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो हमने दो बातें कर ली हैं, एक या तो मीडियम खाली जगह होगा या जिसको हम एयर भी बोल सकते हैं, या मीडियम डाइलेक्ट्रिक होगा, या कोई भी दूसरा मीडियम हो सकता है। जैसे कि एयर के अलावा कौन सा मीडियम हो सकता है? कार्बन हो सकता है, ग्लास हो सकता है। इसको हम बोलेंगे इंसुलेटिंग मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अगर खाली जगह होगी तो K का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि दो चार्ज के दरमियान में जो खाली जगह है वो कितना अलाउ कर रहा है दो चार्ज को अट्रैक्ट होने के लिए या रिपल होने के लिए। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 न्यूटन 8.85 x⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा दो चार्ज के दरमियान में मीडियम एयर के अलावा कोई दूसरा हो तो उसको बोलेंगे कोई सा भी दूसरा मीडियम होगा, तो उसके लिए K का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन एयर के अलावा कोई सा भी दूसरा मीडियम होगा। ठीक है, उसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। एप्सिलॉन बताता क्या है? एप्सिलॉन का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है, जो बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी है एयर के मुकाबले में। एप्सिलॉन हमें क्या बताता है कि किसी भी मीडियम की परमिटिविटी कितनी होती है किसके मुकाबले में? एयर के मुकाबले में। उसको बोलते हैं एप्सिलॉन, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, कंपैरिजन। जैसे मैं कह सकता हूं, अगर मैं कहता हूं कि ग्लास जो है, एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए ग्लास जो है उसकी परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 2 गुना है। मैं क्या कह रहा हूं एग्जांपल के तौर पे कि ग्लास की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में 2 गुना है, मतलब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, तो K का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया एयर के लिए भी और साथ में कोई भी दूसरे मीडियम के लिए भी। ठीक है, अब यहां तक तो बात पहले हो चुकी थी हमारी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने से पहले ना हमें दो बातें समझनी जरूरी है। ठीक है, पहला कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, और दूसरा कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज क्या होता है कि ऐसा चार्ज जिसकी फील्ड होगी और जो फोर्स लगाएगा, ऐसा चार्ज जिसकी फील्ड होगी और जो फोर्स लगाएगा। और टेस्ट चार्ज क्या होगा? जिसको फोर्स लगेगा। ठीक है, अब जिसको फोर्स लगेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? हमेशा नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, और साथ में वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होगा? बहुत कम मैग्नीट्यूड रखता होगा और हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या।
वो जगह जहां पर एक पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा है उस जगह को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं भाई एक जगह है, यहां पर एक चार्ज होगा पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस पे नाम लिख दिया। अब ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा लेट्स सपोज प्लस क्यू नॉट, तो ये पॉइंट चार्ज उस टेस्ट चार्ज को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये जगह जहां पर पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन हमने कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, वो जगह जहां पर पॉइंट चार्ज टेस्ट चार्ज को फोर्स लगा है उस जगह का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज को जितनी फोर्स लगती है, फील्ड की वजह से टेस्ट चार्ज को जितनी फोर्स लगती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा है, वो फोर्स जो लगती है टेस्ट चार्ज को किसकी वजह से, फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज की फील्ड की वजह से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है कि टेस्ट चार्ज को जितनी फोर्स लगती है फील्ड में, फील्ड की वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। अब हम कहते हैं यूनिट क्या है इसकी, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम हो गई। अच्छा, इसमें आप ये बात कर सकते हो सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होता है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट चार्ज के लिए, किसी पॉइंट चार्ज की से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, जो हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अच्छा, उसको कंसीडर किया पॉइंट ओ पे, तो ये रहा पॉइंट ओ। अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट कंसीडर करेंगे एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O। तो हमने क्या किया, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया पॉइंट P पे, जो कि फासले पे था, कितने, r फासले पे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब कूलम लॉ कहता है फोर्स होता है K Q1 Q2 r²। ठीक है, यहाँ पर हमारा चार्ज 1 क्या है, Q है, यहाँ पर हमारा चार्ज Q2 क्या है, Q0। तो Q1 की जगह हमने Q लिख दिया और Q2 की जगह हमने Q0 लिख दिया, और डिस्टेंस तो r है तो हमने r लिख दिया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है कि एक यूनिट चार्ज को जितनी फोर्स लगे फील्ड में उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास K Q0/r²। तो K Q0/r² लिख दिया और Q0 को भी हमने लिख दिया। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया K Q/r² इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमें पता है एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1/4πε0। अगर हम एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम की बात करते हैं तो हम लिख देते हैं 1/4πε0। तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये भी फॉर्मूला हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना ये इमेजिनरी होता है, मतलब होता नहीं है, लेकिन जिस फील्ड को ये रिप्रेजेंट करता है वो फील्ड रियल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या शो करता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी, मतलब वहां पर स्ट्रेंथ फील्ड की क्या है, ज्यादा होगी। नीचे एग्जांपल हमने बनाया हुआ है कि इस तरह आप देखोगे तो यहाँ पर लाइन ज्यादा ड्रॉ होगी, तो आपको ये ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पर लाइन नहीं बनाई, मतलब यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम है। अच्छा,
थर्ड पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा शुरू होती है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है, खत्म होती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से हो रही है? पॉजिटिव चार्ज से और खत्म कहां हो रही है? नेगेटिव चार्ज से। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है यहां से और खत्म हो रही है पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर हम लोगों ने बनाना है जस्ट टेंजेंट। तो वो टेंजेंट डायरेक्शन क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। देख लो इस पॉइंट पे मुझे निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो मैंने क्या बना दिया? टेंजेंट बना दिया। मुझे इस पॉइंट में निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, तो मैंने क्या बना दिया? टेंजेंट। तो ये डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है और ये डायरेक्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की है। बात समझ आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है। अच्छा, अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी सरफेस एरिया से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी सरफेस से कम लाइंस गुजरेंगे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, ज्यादा लाइन गुजरेंगे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ लाइंस का पास होना किससे? किसी भी एरिया से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको दिख रहा है इस एरिया से यहाँ पर कोई भी लाइन पास नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर फ्लक्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन पास हुई एरिया से तो फ्लक्स की वैल्यू है। यहाँ पर 3 लाइन पास हुई मतलब फ्लक्स यहाँ ज्यादा है इसके मुकाबले में। यहाँ पर 5 लाइन गुजरी मतलब यहाँ पर फ्लक्स सबसे ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है? एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरना फ्लक्स होता है। लाइन कम गुजरेगी फ्लक्स कम, ज्यादा गुजरेगी फ्लक्स ज्यादा। इससे होता क्या है? हमें पता चलता है कि भाई इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ फ्लक्स ज्यादा आया था, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहाँ पर फील्ड लाइन गुजरी ही नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ही नहीं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो आपने एरिया बनाकर स्टैंडर्ड कर दिया भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ठीक है, अब तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ये बताता है फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये बताता है हमें फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पे, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है ये फ्लक्स से पता आपको चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ड्राइव करना है हम लोगों को। तो हमने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है या एरिया का साइज जितना बड़ा करते हैं। ठीक है, दोनों पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। अब इसको समझने के लिए ना हमें एक एग्जाम्पल सेलेक्ट करनी पड़ी। वो एग्जाम्पल क्या है कि लेट्स सपोज एरिया इन रूम, हम देखना चाहते हैं इस रूम में कितना एयर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब डिपेंड किस पे करेगा? बाहर कितना एयर फ्लो कर रहा है रूम के बाहर, और ये भी डिपेंड करेगा कि हमारा जो विंडो है उसका एरिया क्या है। ठीक है, 3 बातों पे। हम चाहते हैं रूम में हवा है तो 2 बातों पे डिपेंड करेगा कि कितना हवा रूम में आ रहा है, 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात बाहर कितनी हवा चल रही है और दूसरी बात विंडो का एरिया क्या है। अब इसको समझना है, डायरेक्शन को समझना है। ठीक है, आपको पता है हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ रूम में हवा कहीं से भी आ जाए तो उसकी डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने क्रॉस बना दी डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, अब बाहर जो हवा चल रही है ना उसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर लेट्स सपोज आपका एरिया ये है, विंडो का एरिया ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी चल रही है तो इसके अंदर आ पाएगी? हवा ऐसी चल रही है और विंडो का एरिया ये है, मतलब इस तरफ है, तो हवा अंदर आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अहम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अहम है, इसलिए मैंने इसको टिक मार्क कर दिया अहम। ठीक है, दूसरा जो विंडो हम लगाते हैं ना रूम के बाहर या रूम के स्टार्ट में, तो वो एक्चुअली उसकी भी एक डायरेक्शन होती है। विंडो का एरिया यहाँ लगा है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, अगर इधर लगा है तो मतलब डायरेक्शन इधर हो गई। तो एरिया की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो विंडो की एरिया की डायरेक्शन भी है। तो जहां डायरेक्शन है मतलब वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और जहां डायरेक्शन नहीं है वो क्या हो गया? स्केलर। ठीक है, अब इसी बात को हम अप्लाई करते हैं अपने इस टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस एरिया डेल्टा ए से शो होगा। ठीक है, अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन है इसीलिए ये वेक्टर, इसकी डायरेक्शन है तो इसलिए ये भी वेक्टर। तो 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? स्केलर आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया? ये 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर क्या आ जाए?
स्केलर है तो आप क्या बोलते हो, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक और डेफिनेशन बन सकती है, जो थर्ड डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। अच्छा, आपको पता है A डॉट B, A भी cos थीटा होता है, तो E डॉट डेल्टा है क्या हो जाएगा, E डेल्टा है cos थीटा। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन सेम है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन 90 के एंगल पे है तो मतलब फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, cos थीटा पे। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने आज पढ़ा है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।